केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को टोटल 13 चैप्टर में बांटा गया। उस चैप्टर 4 में पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसके बारे में एनालिसिस कर चुका हूँ। अब जो चैप्टर 5 के एनालिसिस करने की बात आई है, तो चैप्टर 5 में क्या है कि जो आपका कंट्रीब्यूशंस होता है, इसके जो चौथा चैप्टर जो था वो कंट्रीब्यूशन के बारे में था। जो सैलरी से आपका 10% कटेगा और 10% गवर्नमेंट जमा करेगी और 8.5% पुल कॉर्पस में सरकार अपनी जमा करेगी, यानी टोटल 28.5% बेसिक और डीए का जमा होगा। तो अब उसमें जो कंट्रीब्यूशन, उस कंट्रीब्यूशन का होगा का कहाँ पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, कहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं पे चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हुए। हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने में। ये चूंकि चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 5, और इसमें बहुत सारी इसमें फॉर्मूला वगैरह सभी चीज़ें आएगी, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, लंबा समय लगेगा। बस वीडियो को अंत तक बने रहेगा, एक एक चीज़ समझना है, क्योंकि एनपीएस से यूपीएस में शिफ्टिंग 1 अप्रैल 2025 से होने वाला है और आपको 30 जून तक का समय, 3 महीने का समय दिया गया है। और इसमें ये नियम है कि अगर एक बार आप एनपीएस यूपीएस में शिफ्ट हो गए तो दोबारा आप कभी भी यूपीएस से एनपीएस में नहीं जा सकते। इसलिए आप पहले एक एक पहलुओं को समझेंगे, एक एक रूल्स को समझेंगे, उसके बाद जा कर के आप एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार आपने ऐसा गलती कर दिया तो पूरी जीवन, लाइफ टाइम आपको यूपीएस में ही बने रहना पड़ेगा। तो आइए हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं। चैप्टर 5 में दिया हुआ है कि निवेश के उद्देश्य, अंशदानों का निवेश उद्देश्य। कह रहा है कि अंशदानों को पेंशन निधि द्वारा निवेशित और प्रबंधित किया जाएगा। पर जो है कह रहा है कि पेंशन निधि का मतलब जो पेंशन फंड के द्वारा जो है इसको निवेशित और प्रबंधित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जो है निवेश पर प्रतिफल को अनुकूलित करना है, यूपीएस अभियंताओं के हित में अंशदान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पेंशन निधियां निधि प्रबंधन करते समय पर्याप्त कदम उठाएगी, विवेक, तत्परता और अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का प्रयोग करेगी। क्लियर? ये सारी चीजें आपको इसमें बहुत ज्यादा हो नहीं। अब आगे इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आगे इन चीजों को कह रहा है कि पूल कॉर्पस का निवेश, पूल कॉर्पस का देखेंगे, कह रहा है कि पूल कॉर्पस को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी पेंशन निधियों का आवंटित किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित निवेश पैटर्न और उससे संबंधित पहलुओं के अनुसार निधियों को निवेश करेगी। प्राधिकरण ऐसे निर्देशों के अधीन निवेश दिशा निर्देश जारी करेगा जिनका पेंशन निधियों का पालन करना होगा। यानी सीधे कह रहा है जो 8.5% इसमें पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट कितना जमा करेगी, 8.5%। ये आपको कस्टमर को, इसके जो आपको जो अभिदाता होंगे, इनको इससे कोई मतलब नहीं होगा, इनको इससे इस चीज़ से कोई अटैचमेंट। ये गवर्नमेंट जो है अपने स्वविवेक से जमा करेगी और किनको जमा करेगी, जरा इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। सीधे कह रहा है कि निर्धारित ऐसी पेंशन निधियों को आवंटित किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित निवेश पैटर्न और उससे संबंधित पहलुओं के अनुसार निधियों का निवेश करेगी। यानी केंद्र सरकार के स्व विवेक पे कंप्लीटली डिपेंड करेगी कि केंद्र सरकार कहाँ जमा करेगी, और उस पर कंप्लीट जो अधिकार होगा पूल कॉर्पस पे वो किसका होगा, वो केंद्र सरकार को। उसमें जो आपका अभिदाता है, अभिदाता का मतलब जो यानी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई उसमें कुछ नहीं कर सकता, एम्प्लॉई की इसमें कोई अधिकार नहीं होगा छेड़छाड़ करने का, क्योंकि पूल कॉर्पस कंप्लीट गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको निवेश करेगी। पूल कॉर्पस का वार्षिक ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाएगा जिसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा। स्पष्टीकरण, ऑडिटर वही अर्थ होता है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के तहत बोलेगी। ऑडिटर का मतलब जो है करेक्ट वही मतलब है जो अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 के। ऑडिटर मतलब जो ऑडिट करता है सारी पूरे साल भर में क्या लॉसेज हुआ, क्या हुआ, कि आपने टाइम टू टाइम जमा हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज़ों को ऑडिट होगा। चलिए अगला जो है व्यक्तिगत कॉर्पस का निवेश, इंडिविजुअल कॉर्पस का निवेश कहाँ होगा। कह रहा है कि यूपीएस अभियंताओं को उनके व्यक्तिगत कॉर्पस में किए गए अंशदान के निवेश हेतु पेंशन निधि और निवेश पैटर्न, जिसमें एक डिफॉल्ट पैटर्न भी शामिल होगा, चुनने का विकल्प मिलेगा। यह विकल्प प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देश।
कह रहा है कि जो इंडिविजुअल कॉर्पस में आपका 10% आपके सैलरी से जो कटेगा और 10% जो सरकार गवर्नमेंट आपका यानी डिपार्टमेंट जमा करेगी, जो आपका यानी एम्प्लॉयर जो जमा करेगी, टोटल 20% हुआ। उस 20% में एक पैटर्न होगा आपका डिफॉल्ट पैटर्न और एक टीयर 1 टीयर 2 होगा, जिसको आप अपने टीयर 1 टीयर 2 का मतलब आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं कि कितना परसेंट किस कंपनी में रहेगा, कितना परसेंट कहाँ जमा होगा। और डिफॉल्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट तय करेगी। गवर्नमेंट का मतलब नहीं है, गवर्नमेंट का ये पेंशन जो अधिकारी जो है, पेंशन का जो विभाग है, प्राधिकरण पीएफआरडीए जो है, वो एक डिफॉल्ट पैटर्न तैयार करेगी और बताएगी कि अगर आप डिफॉल्ट चुनते हैं तो इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ जमा हो जाएगा। तो आप डिफॉल्ट को भी छोड़ सकते हैं, यानी आपको जो कंपनी जो बोलेगी, आपको पीएफआरडीए जो प्राधिकरण बोलेगी उस पे भी आधारित हो सकता है, और नहीं तो आप अपने से भी टीयर 1 टीयर 2 में आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन रहेगा, लेकिन पूल कॉर्पस में आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। यूपीएस अभिदाता के पास पेंशन निधियों को डिफॉल्ट पैटर्न और डिफॉल्ट निवेश का विकल्प होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला पेज में, चूंकि चैप्टर मैंने शुरू में ही बता दिया कि बड़ा होगा थोड़ा सा, कि यूपीएस अभिदाता प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किसी भी एक पेंशन निधि को चुन सकता है। कह रहा है कि यूपीएस अभिदाता जो है प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किसी भी एक पेंशन निधि को चुन सकता है। उसमें जो भी अधिकृत पेंशन निधि होगा उसको उसमें से चुन सकता है कि कौन सी पेंशन निधि में आपको जाना है। उसमें कई सारे पेंशन निधि देगा फंड दे कि आप उसमें कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उसमें आप चुन सकते हैं। बशर्ते कि अगर कोई यूपीएस अभिदाता अपनी पेंशन निधि चुनने का विकल्प नहीं अपनाता है तो उसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित डिफॉल्ट पैटर्न को अंतर्गत उसमें ऑप्शन रहेगा कि आप अपना डिफॉल्ट पैटर्न चुनना चाहते हैं या अपने से चुनना चाहते हैं। तो जैसे ही आप डिफॉल्ट करेंगे तो उसको चुनने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, डिफॉल्ट जो कंपनी तय करेगी वही चीज़ें। जैसे ही आप अपने द्वारा चुनेंगे, वहाँ पे अपने द्वारा चुनने का ऑप्शन पे टिक करेंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन खुल जाएगी कितना पेमेंट कितना प्रतिशत राशि किस आप कंपनी में जमा करना चाहेंगे, कहाँ जमा करना चाहेंगे, उस तरह की कुछ लिस्ट आएगी वहाँ। यदि कोई यूपीएस अभिदाता डिफॉल्ट पैटर्न के अतिरिक्त अन्य पेंशन निधि चुनता है तो उसके पास निम्नलिखित निवेश विकल्प होंगे। देखेंगे कह रहा है कि 100% राशि को सरकारी प्रतिभूतियों स्कीम जी में निवेश करने का, यानी जो आपका गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है उसमें 100% या तो आप उसमें जमा कर दें। निम्नलिखित में से कोई एक लाइफ साइकिल आधारित योजना LC25 परंपरागत जीवन चक्र निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% होगी। LC25 यानी LC25 का मतलब है कि 25% राशि आपका किसमें जमा होगी, इक्विटी फंड में। किसमें 25% राशि, देखिए इसमें दिया गया कि या तो 100% आप गवर्नमेंट के बॉन्ड में जमा कर दें, गवर्नमेंट बॉन्ड यानी सरकार की जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। अगर नहीं चाहते हैं कि नहीं दूसरे तरीके से अगर हम जाएं तो 25% जो है आप इक्विटी में जमा कर दें। क्लियर। अब LC50 दिया कह रहा कि जीवन चक्र निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50 है। एक और ख ऑप्शन होगा LC50। इसमें क्या होगा कि आप अपना 50% जितना महीने का आप जमा करेंगे उसकी 50% इक्विटी में जमा हो जाएगा। अगला है 5 नंबर में, यूपीएस अभिदाता प्रति वित्तीय वर्ष में एक बार पेंशन निधि बदल सकता है और प्रति वित्तीय वर्ष में 2 बार निवेश विकल्प बदल सकता है। ठीक है। कह रहा है कि एक बार जो है अपना पेंशन निधि का मतलब जिससे कि आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट रहेगा या आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं तो क्या कौन सा चुनना चाहते हैं आप, ये 100% आप गवर्नमेंट बॉन्ड में जमा करना चाहते हैं या आप LC25 LC50 में जमा करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आप जमा हो सकता है कि आपको लगता है कि LC50 जो है इस बार लॉसेज में, हम LC25 में चले जाएं या सरकारी बॉन्ड में चले जाए, नुकसान हो रहा है, तो आप साल में एक बार इसको चेंज कर सकते हैं और इसकी जो प्रतिशत वित्तीय वर्ष में 2 बार निवेश का विकल्प चेंज कर सकते हैं। अगला, पेंशन निधि यूपीएस अभिदाताओं को अपनी योजनाओं को पिछले प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदान करेगी जिससे वे पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का चयन सोच समझकर, आप प्रत्येक साल में जितना जमा कर रहे हैं कितना प्रतिशत बढ़ेगा, कितना प्रतिशत इंटरेस्ट आया, कौन सी कंपनी लॉसेज में जा रही है, कौन सी आप में जहाँ पे इन्वेस्ट किया वो फायदे में है, कितनी फायदे में, क्या इंटरेस्ट आया, वो सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से जो है आपको आपके वेबसाइट पे यानी आपका जो प्रोफाइल पे सारी चीज़ें अपडेट करेगी। कौन? यूनिफाइड पेंशन स्कीम।
यदि कोई यूपीएस अभिदाता स्वयं से पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का चुनाव करता है तो उसे अपने व्यक्तिगत कॉर्पस में अधिशेष राशि या अल्पता के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, जिसकी तुलना डिफॉल्ट विकल्प के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल से की जाएगी, बेंचमार्क कॉर्पस से। कह रहा है कि यदि कोई अभिदाता जो है पेंशन निधि अब डिफॉल्ट न चुन करके अपने से चुनता है तो अगर उसमें कोई भी प्रकार की लॉस होती है या ज़्यादा पैसा जमा होता है या कम पैसा, उस सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो कस्टमर की होगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई कंपनी या सरकार नहीं लेगी। अगर तो अब उसके बाद में भी जो बेंचमार्क कॉर्पस का भी रूल है, उसी को जितना सरकार, चूंकि आप मान लीजिए कि नौकरी करने जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी नौकरी 30 साल, तो सरकार ये फिक्स देखेगी कि 25 साल में के दौरान में आपने टोटल कितना राशि आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर डिफॉल्ट रहेगा तो इन्वेस्टमेंट उसी के हिसाब से रहेगा, लेकिन अगर आपने अपने से चुना तो अगर बेंचमार्क कॉर्पस से पैसा कम जमा होता है तो आपको फिर बाद में जा करके जमा करना पड़ेगा उसमें। अगर ज़्यादा जमा हो जाता है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका। अधिशेष राशि अर्थात बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक व्यक्तिगत कॉर्पस यदि कोई हो तो अधिवर्षता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम, जिसे केंद्रीय ये जो नियम है के अंतर्गत सेवानिवृत्ति जैसा भी लागू हो की तारीख को की गई गणना के अनुसार यूपीएस भुगतान आदेश जारी होने के बाद यूपीएस अभिदाता को भुगतान की जाएगी। यानी मान लीजिए कि बेंचमार्क कॉर्पस अगर आपका मान लीजिए कि 1 करोड़ होता है और आपके अकाउंट में जमा हो गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए आपके जितने रिटायर होंगे ना वो आपके अकाउंट में आ जाएगी और बाकी की 1 करोड़ रुपए वो आपके पेंशन में चले जाएगी, जो आपको 50% आपको आजीवन मिलेगा पेंशन के रूप में। अल्प राशि, अल्प राशि का मतलब यह है कि बेंचमार्क कॉर्पस मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए सरकार तय करती है कि आप इतना दिन नौकरी करेंगे तो 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में जमा होगा, लेकिन बाय द वे आप अपने से डिफॉल्ट पैटर्न चुनकर अपने से इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चुना था, आपने टीयर 1 टीयर 2 चुना हुआ था, तो इसे हो सकता है कि 1 करोड़ ना हो कि 80 लाख रुपए जमा हो, तो 20 लाख रुपए जो कम पड़ेगा ना, या तो आप उसको अकाउंट में जमा कर दीजिए यूपीएस के, या नहीं जमा करते हैं तो उसी के रेशियो में आपको पेंशन 50% मिलेगा, उसी के रेशियो में हर महीने पेंशन कम मिलेगा। अगला है यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस में इकाइयों या उनके मूल्यों की जानकारी केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण सीआरए द्वारा अभिदाताओं को प्रदान की जाएगी। यानी हमेशा जो कितना आपको यूनिट मिला, कितना एनएबी मिला, वो सारी चीजें आपको देते रहेगा, बशर्ते कि यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य की अंतिम गणना बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उस तिथि को निर्धारित की जाएगी जब अभिदाता अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम के तहत सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे भी दिया है, यूपीएस अभिदाता व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस की जानकारी यूपीएस पीआरएन खाता विवरण में मासिक आधार पर उपलब्ध। इसमें जो है आपका जैसे अभी एनपीएस में प्रान नंबर के तहत आपको टोटल एचआरएमएस खोलते होंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें जानकारी रहती है, उसी तरीके से वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें जानकारी रहेगी। अब आगे दे रहा है बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, आपको फिर आगे इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस और आपका पुल कॉर्पस क्या है, सभी टॉपिक पे मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, फिर भी इस चीज़ों को देखेंगे। प्रत्येक कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आता है और यूपीएस विकल्प को अपनाता है के लिए सीआरए एक बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना कर इसकी तुलना व्यक्तिगत कॉर्पस से की जाएगी या निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होगी। कह रहा है कि बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, यही चीज़ों के बारे में समझा रहा है कि कॉर्पस मूल्य की तुलना करें किसके अपेक्षा, इंडिविजुअल कॉर्पस, इसके लिए क्या क्या आधार है। प्रत्येक अर्हक सेवा माह के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लागू अंशदान की नियमित समय पर प्राप्ति जैसा कि विनियम 6 के उपनियम 1 और 2 में निर्दिष्ट किया गया है। अंशदानों का निवेश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार किया जाना है। संचय चरण के दौरान कोई आंशिक निकासी न किया जाना, कोई भी किया गया स्वैच्छिक अंशदान शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के तहत अर्हक सेवा की शुरुआत पहले से की अवधि के लिए कोई भी अंशदान नहीं किया जाएगा। यानी इसमें सिंपल है कि बेंचमार्क कॉर्पस कैसे तय करेगी, सरकार मान लीजिए तय करेगी कि इस साल आपकी बेसिक और डीए मान लीजिए कि 50,000 है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि बेसिक और डीए टोटल मिला के आपका मान लीजिए 50,000 है, तो कन्फर्म है कि अब यूपीएस में कटौती क्या होगी, तो इस 50 का 20%, तो 50 का अगर हम 20% ले लेते हैं तो देखिए 20 × 5 यानी 5, इसका मतलब हो गया 10,000।
और 10,000 मान ली कि एक साल में कितना जमा होना चाहिए, तो 10 गुने 12 यानी 1,20,000 रुपये जमा होना चाहिए। ये जितना जमा होने की सरकार अनुमान लगा ली कि इतनी जमा होनी चाहिए, यानी 1,20,000 जमा होना चाहिए बीच में, जबकि एक बार इसमें डियरनेस अलाउंस की इंक्रीमेंट होगी, डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा। अब भाई मान लीजिए किसी वजह से ये 20 ही होगा, आपको सरकार अनुमान लगा ली कि आपके अकाउंट में इस साल जो है 2025 में 1,20,000 जमा हो जाएगा। लेकिन बाय द वे आप मान लीजिए कि बीच में सस्पेंड हो गया, आपकी सैलरी 2 महीने नहीं आएगी। अब जब 2 महीने नहीं आएगी, अब आपने टोटल सस्पेंशन टूटने में 2 महीने लग गए, चाहे किसी 2 महीने लग गए, तो अब आपकी टोटल सैलरी कितनी महीने की, 10 महीने की आएगी। अब 10 महीने की जब आएगी तो 10 महीने का मतलब कितना हुआ कि 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये जो ये सरकार जमा करेगी, तो ये क्या कहलाएगा, आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस। जो एक्चुअल में आपके द्वारा जमा होगा वो इंडिविजुअल कॉर्पस, और जो सरकार अनुमान लगे जितना जमा होना चाहिए वो होगा बेंचमार्क कॉर्पस। चलिए अगला देखते हैं। बेंचमार्क कॉर्पस का मूल डिफॉल्ट पैटर्न के शुद्ध परिसंपत्ति के मूल और बेंचमार्क कॉर्पस संबंधी इकाइयों पर आधारित होगा। ऐसे में किसी भी अवधि के लिए ना जमा किया गया अनुसंधान के संबंध में शुद्ध परिसंपत्ति मूल, वही सारी चीजें दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सारी चीजें का फॉर्मूला वगैरह दे रखा है कि किसका क्या फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ पे वही सारी चीज जो मैंने आपको समझाया है, सारी वही चीजें बताया गया है कि बेंचमार्क कॉर्पस में क्या राशि होगी। हाँ, बेंचमार्क कॉर्पस में भी कि मान ली कि 1,20,000 जमा होना चाहिए। मान ली कि आप 2025 में ही अंत में आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गया और उस 1,20,000 में से आपने 30,000 रुपये निकाले, तो बचेगा कितना आपका, 90,000 रुपये। तो 90,000 ना बचा, जो कि बेंचमार्क कॉर्पस आपके 1,20,000 का होता है। लेकिन आप में मान लीजिए कि आप पूरा साल के 12 महीने नौकरी भी किया, आपका 1,20,000 जमा भी हुआ, लेकिन 30,000 रुपये आपने उसमें से निकाल लिया, तो अब आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कितना बचा, 90,000। क्लियर। यदि आपको बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस के बारे में बेहतरीन तरीके से समझना होगा तो हमारी वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा। बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझा रखा है एग्जांपल के साथ, आप उन चीज़ों को जरूर समझेंगे। फिर मैं अगले दिन मैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर 6 लेकर चलूँगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।